नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों का देवता का अगला भाग लेकर। इसमें 8 भाग हो चुके हैं जो कि मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको प्राप्त होंगे। कृपया पढ़िएगा ज़रूर, बहुत अच्छा उपन्यास है ये। तो आइए इसका आज 9वां भाग प्रारंभ करते हैं। अब मैं चल रहा हूँ, चंदन ने कहा। बैठो, अभी हम एक चीज़ दिखाएंगे, ज़रा गेसू से बात कराएं। बिंती बड़े भोले स्वर में बोली। आइए हसरत मियाँ। और पल भर में नन्हे मुन्ने से 6 वर्ष के हसरत मियाँ तंजेब का कुर्ता, चूड़ीदार पैजामे पर पीले रेशम की जैकेट पहने कमरे में खरगोश की तरह उछल आए। आधा वर्ष बड़े तमीज़ से उन्होंने चंदन को सलाम किया। चंदन ने गोद में उठाकर पास बिठा दिया। लो हलवा खाओ हसरत। हसरत ने फिर सिर हिला दिया और बोले, गेसू ने कहा था जाकर चंदर भाई से हमारा आदाब कहना और कुछ खाना मत, हम खाएंगे नहीं। चंदर बोला, हमारा भी नमस्ते कह दो उनसे जाकर। हसरत खड़ा हुआ, हम कहे आए। फिर मुड़कर बोला, आप तब तक हलवा ख़त्म कर देंगे। चंदर हंस पड़ा, नहीं, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, जाओ। हजरत सिर हिलाता हुआ चला गया। इतने में सुधा आई और बोली, गेसू की गज़ल सुनो, यहाँ बैठकर आवाज़ आ रही है। गेसू की गज़ल सुनो, यहाँ बैठकर आवाज़ आ रही है। बड़ी महीन और पतली आवाज़ है। ना फूल भी आई है, इसीलिए गेसू तुम्हारे सामने नहीं आएगी, वरना फूल अम्मी जान से शिकायत कर देगी। लेकिन वह तुमसे मिलने को बहुत इच्छुक है। अच्छा, यहीं से सुनना बैठे बैठे। सुधा चली गई। गेसू ने गाना शुरू किया, बहुत महीन पतली लेकिन बेहद मीठी आवाज़ में, जिसमें कसक और नशा दोनों घुले मिले थे। चंदर एक तकिया टेक कर बैठ गया, उनीदा सा सुनने लगा। गज़ल खत्म होते ही सुधा भाग कर आई। कहो सुन लिया ना। और उसके पीछे पीछे आया हसरत और सुधा के पैरों में लिपट कर बोला, सुधा, हम हलवा नहीं खाएंगे। सुधा हंस पड़ी, पागल कहीं का, ले खा। और उसके मुंह में हलवा ठूस दिया। हसरत को गोद में लेकर वह चंदर के पास बैठ गई और गेसू के बारे में बताने लगी। गेसू गर्मियाँ बिताने नैनीताल जा रही है। वहीं अख्तर की अम्मी भी आएंगी और मंगनी की रस्म वहीं पूरी होगी। अब वह पढ़ेगी नहीं, जुलाई तक उसका निकाह हो जाएगा। कल रात की गाड़ी से जा रहे हैं ये लोग, वगैरह वगैरह। बिंती बैठी बैठी गेसू और फूल से बातें करती रही। थोड़ी देर बाद सुधा उठकर चली गई। तुम जाना मत, आज खाना यहीं खाना, मैं बिंती को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, उससे बातें करते रहना। थोड़ी देर बाद बिंती आई। उसके हाथ में था कुछ जिसे वह अपने आंचल में छिपाए हुए थी। आई और बोली, अब दीदी नहीं है, जल्दी से देख लीजिए। क्या है? चंदन ने ताज्जुब से पूछा। जीजा जी की फ़ोटो, बिंती ने मुस्कुराकर कहा और एक छोटी सी बहुत कलात्मक फ़ोटो चंदर के हाथ में रख दी। अरे ये तो मिश्र जी हैं, कॉमरेड कैलाश मिश्र। और चंदर के दिमाग में बरेली की बातें, लाठीचार्ज, सभी कुछ घूम गया। चंदर के मन में इस वक्त जाने कैसा लग रहा था। कभी बड़ा अचरज होता, कभी संतोष होता कि चलो सुधा के भाग्य की रेखा उसे अच्छी जगह ले गई। फिर सोचता कि मिश्र इतना विचित्र स्वभाव का है, सुधा की उससे निभेगी या नहीं। फिर सोचता, नहीं, सुधा भाग्यवान है, इतना अच्छा लड़का मिलना मुश्किल था। आप इन्हें जानते हैं? बिंती ने पूछा। हाँ, सुधा भी उन्हें नाम से जानती है, शक्ल से नहीं, लेकिन अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का। चंदन ने गहरी सांस लेकर कहा और फिर चुप हो गए। बिंती बोली, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। पलकों में आए हुए आंसू रोककर और होठों पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोला, मैं सोच रहा हूँ आज कितना संतोष है मुझे, कितनी खुशी है मुझे। सुधा एक ऐसे घर जा रही है जो इतना अच्छा है और ऐसे लड़के के साथ जा रही जो इतना ऊंचा। कहते कहते चंदर की आंखें भर आईं। बिंती चंदर के पास खड़ी होकर बोली, छी चंदर बाबू, आपकी आंखों में आंसू, ये तो अच्छा नहीं लगता। जितनी पवित्रता और ऊंचाई से आपने सुधा के साथ निवाह किया है, वह तो शायद देवता भी नहीं कर पाते। और दीदी ने आपको जैसा निश्चल प्यार दिया है, उसको पाकर तो आदमी स्वर्ग से भी ऊंचा उठ जाता है, औलाद से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर आज इतने शुभ अवसर पर आप में कमजोरी कहाँ से है? हमें तो बड़ी शर्म लग रही है। आज तक दीदी तो दूर, हम तक को आप पर गर्व था। अच्छा, अब मैं फ़ोटो रखा हूँ, वरना दीदी आ जाएंगी। बिंती ने फ़ोटो ली और चली गई।
बिनती जब लौटी तो चंदर स्वस्थ था। बिनती की ओर क्षण भर चंदर ने देखा और कहा, मैं इसीलिए नहीं रोया कि बिनती मुझे ये लगा यहाँ कैसा लगेगा। खैर जाने दो, एक दिन तो ऐसा होना ही है, सहना पड़ेगा। बिनती बोली, हाँ सो तो है। अच्छा बिनती, सुधा ने ये फ़ोटो देखी है? चंदन ने पूछा। अभी नहीं, असल में मामा जी ने मुझसे कहा था कि ये फ़ोटो दिखा दे सुधा को, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने उनसे कह दिया चंदर आएंगे तो दिखा देंगे। आप जब ठीक समझें तो दिखा दें। जेठ दशहरा अगले ही मंगल को है, बिनती ने कहा। अच्छा, एक गहरी सांस लेकर चंदर बोला। बिनती थोड़ी देर तक चंदर की ओर एकटक देखती रही। चंदन ने उसकी निगाह चुरा ली और बोला, क्या देख रही हो बिनती? देख रही हूँ आपकी पलकें झपकती हैं या नहीं। बिनती बहुत गंभीरता से बोली, क्यों? इसलिए मैंने सुना है कि देवताओं की पलकें कभी नहीं गिरती। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया। नहीं, आप मजाक ना समझे। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने लोग देखे उनमें आप जैसा कोई भी नहीं। कितने ऊंचे हैं आप, कितना विशाल हृदय है आपका। दीदी कितनी भाग्यशाली हैं। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। जाओ फ़ोटो ले आओ, उसने कहा। आज ही दिखा दूँ? जाओ खाना भी ले आओ। अब घर जाकर क्या करना है? पापा को खिलाने के बाद चंदर और सुधा खाने बैठे। महारानी चली गई थी, इसलिए बिनती सेक सेक कर रोटी दे रही थी। सुधा एक रेशमी सनिया पहने चौके के अंदर खा रही थी और अंदर चौके के बाहर सुबह के कच्चे खाने में डॉक्टर शुक्ला बहुत छूत छात का विचार रखते थे। देखो, आज बिनती ने रोटी बनाई है तो कितनी मीठी लग रही है। एक तुम बनाती हो कि मालूम ही नहीं पड़ता रोटी है कि सोख्ता। चंदन ने सुधा को चिढ़ाते हुए कहा। सुधा ने हंसकर कहा, हमें बिनती से लड़ाने की कोशिश कर रहे हो? बिनती की, हमसे ज़िंदगी में लड़ाई नहीं हो सकती। अरे हम सब समझते हैं इनकी बात, बिनती ने रोटी पटकते हुए कहा। जब सुधा सिर झुकाकर खाने लगी तो बिनती ने आँख के इशारे से पूछा, कब दिखाओगे? चंदन ने सिर हिलाया, फिर सुधा से बोला, तुम उन्हें चिट्ठी लिखोगी? किन्हें? कैलाश मिश्रा को, वही बरेली वाले। उन्होंने हमें खत लिखा था, उसमें तुम्हें प्रणाम लिखा था। चंदर बोला, नहीं, खत वत नहीं लिखते। उन्हें एक दफ़े बुलाओ तो यहाँ। हाँ बुलाएंगे, अब महीने 2 महीने बाद तुमसे खूब परिचय करा देंगे। तुम्हें उसकी पार्टी में भी भर्ती करा देंगे। चंदर ने कहा, क्या? हम मजाक नहीं करते, हम सचमुच समाजवादी दल में शामिल होंगे। सुधा बोली, अब हम सोचते हैं कि कुछ काम करना चाहिए। बहुत खेल कूद लिए, बचपन निभा लिया। उन्होंने अपना चित्र भेजा है, देखोगी? चंदर ने जेब में हाथ डालते हुए पूछा। कहाँ? सुधा ने बहुत उत्सुकता से पूछा। निकालो देखें। पहले बताओ हमें क्या इनाम दोगी? बहुत मुश्किल से भेजा है उन्होंने चित्र। चंदर ने कहा, इनाम देंगे तुम्हें। सुधा बोली और झट से झपट कर चित्र छीन लिया। अरे छू लिया चौके में से, बिनती ने दबी जबान से कहा। सुधा ने थाली छोड़ दी। अब छू गई थी वह, अब खा नहीं सकती थी। अच्छी फ़ोटो देखी दीदी, अच्छी फ़ोटो देखी दीदी। सामने की थाली छूट गई, बिनती ने कहा। सुधा ने हाथ धोकर आंचल के छोर से पकड़कर फ़ोटो देखी और बोली, चंदर सचमुच देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। कितना तेज है चेहरे पर, माथा कितना ऊंचा है। सुधा फ़ोटो देखते हुए बोली, अच्छी लगी फ़ोटो? पसंद है? चंदर ने बहुत गंभीरता से पूछा। हाँ हाँ, और समाजवादियों की तरह नहीं लगते थे? लगते ही। सुधा बोली। अच्छा सुधा, यहाँ आओ। और चंदर के साथ सुधा अपने कमरे में जाकर पलंग पर बैठ गई। चंदर उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी अंगूठी घुमाते हुए बोला, सुधा एक बात कहें, मानोगी? क्या? सुधा ने बहुत दुलार और भोलेपन से पूछा। पहले बता दो कि मानोगी? चंदर ने उसकी अंगूठी की ओर एकटक देखते हुए कहा। फिर हमने कभी कोई बात तुम्हारी टाली है? क्या बात है? तुम मानोगी चाहे कुछ भी हो? चंदन ने पूछा। हाँ हाँ, कह तो दिया, अब कौन सी तुम्हारी बात है जो सुधा नहीं मान सकती? आंखों में, वाणी में, अंग अंग से सुधा के आत्मसमर्पण छलक रहा था। फिर अपनी बात पर कायम रहना सुधा। देखो, उसने सुधा की उंगलियां अपनी पलकों से लगाते हुए कहा, सुधी मेरी, तुम उस लड़के से ब्याह कर लो। क्या? सुधा चोट खाई नागिन की तरह तड़प उठी। उस लड़के से? यही शकल है इसकी हमसे ब्याह करने की? चंदर, हम ऐसा मजाक नापसंद करते, समझे कि नहीं? इसलिए बड़े प्यार से बुला लाए, बड़ा दुलार कर रहे थे। तुम अभी वायदा कर चुकी हो। चंदर ने बहुत आजिजी से कहा। कैसा वायदा? तुम कब अपने वायदे निभाते हो? और फिर ये धोखा देकर वायदा करना क्या? हिम्मत भी तो साफ साफ होनी चाहिए। साफ साफ कह देते हमसे, हमारे मन में आता सो कहते। हमें इस तरह से बांध कर क्यों बलिदान चढ़ा रहे हो?
और सुधा मारे गुस्से के रोने लगी। चंदर स्तब्ध, उसने इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। वह क्षण भर खड़ा रहा। वह क्या चाहे सुधा से, कुछ समझ ही में नहीं आता। वह रह गया और रोती सुधा के कंधे पर हाथ रख दिया। हटो उधर। सुधा ने बहुत रुखाई से हाथ हटा दिया और आंचल से सिर ढकती हुई बोली, मैं ब्याह नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी, किसी से नहीं करूँगी। तुम सभी लोगों ने मिलकर मुझे मार डालने की ठानी है, तो मैं अभी सिर पटक कर मर जाऊँगी। और मारे तैस के सचमुच सुधा ने अपना सिर दीवार पर पटक दिया। अरे! दौड़कर चंदर ने सुधा को पकड़ लिया, मगर सुधा ने गरज कर कहा, दूर हटो चंदर, छूना मत मुझे। और जैसे उसमें जाने की कहाँ की ताकत आ गई, उसने अपने को छुड़ा लिया। चंदर ने दबी जबान से कहा, छी सुधा, ये तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। ये भावुकता तुम्हें शोभा नहीं देती। कैसी बातें कर रही हो तुम? हम वही चंदर है ना? हाँ, वही चंदर हो। और तभी तो इस सारी दुनिया में तुम ही एक रह गए हो मुझे फ़ोटो दिखाकर पसंद कराने को। सुधा सिसक कर रोने लगी। पापा ने भी धोखा दे दिया। हमें पापा से ये उम्मीद नहीं थी। पगली कौन अपनी लड़की को हमेशा अपने पास रख पाया? चंदर बोला। तुम चुप रहो चंदर, हमें तुम्हारी बोली जहर लगती है। सुधा, ये फ़ोटो तुम्हें पसंद है? तुम्हारी जबान हिली कैसे? शर्म नहीं आई तुम्हें? हम कितना मानते थे पापा को, कितना मानते थे तुम्हें। हमें ये नहीं मालूम था कि तुम लोग ऐसा करोगे। थोड़ी देर चुपचाप सिसकती रही सुधा, फिर धधक कर उठी। कहाँ है वह फ़ोटो? लाओ। अभी मैं जाऊंगी पापा के पास, मैं कहूँगी उनसे, हाँ मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ, वह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। झूठी बात है। वह उठकर पापा के कमरे की ओर जाने लगी। खबरदार जो कदम बढ़ाया। चंदर ने डांट कर कहा, बैठो इधर। मैं नहीं रुकूंगी। सुधा ने अकड़ कर कहा, नहीं रुकोगी? नहीं रुकूंगी। और चंदर का हाथ तैस में उठा एक भरपूर तमाचा सुधा के गाल पर पड़ा। सुधा के गाल पर नीली उंगलियां उपट आईं। वह स्तब्ध जैसे पत्थर बन गई और आंखों में आंसू जम गए, पलकों में निगाहें जम गईं, ओठों में आवाज़ें जम गईं, सीने में सिसकियां जम गईं। चंदर ने एक बार सुधा की ओर देखा और कुर्सी पर जैसे गिर पड़ा, सिर पटक कर बैठ गया। सुधा कुर्सी के पास ज़मीन पर बैठ गई। चंदर के घुटनों पर सिर रख दिया। बड़ी भारी आवाज़ में बोली, चंदर, तुम्हें देखे तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं आई? चंदर ने सुधा की ओर देखा, एक ऐसी निगाह से जिसमें कब्र मुँह फाड़ कर जमुआई ले रही थी। सुधा एक आँख फिर सिसक उठी। चंदर के पैरों पर सिर रखकर बोली, चंदर, सचमुच मुझे अपने आश्रय से निकाल कर ही मानोगे? चंदर, मजाक की बात दूसरी है, ज़िंदगी में तो दुश्मनी मत निकाला करो। चंदर एक गहरी सांस लेकर चुप हो गया और सिर थाम कर बैठ गया। 5 मिनट बीत गए। कमरे में सन्नाटा, गहन खामोशी। सुधा चंदर के पामों को छाती से चिपकाए सुनी सुनी निगाहों से जाने कुछ देख रही थी। दीवारों के पार, दिशाओं के पार, क्षितिजों से परे दीवार पर घड़ी चल रही थी, टिक टिक। चंदर ने सिर उठाया और कहा, सुधा, हमारी तरफ देखो। सुधा ने सिर ऊपर उठाया। चंदर बोला, सुधा, तुम हमें जाने क्या समझ रही होगी, लेकिन अगर तुम समझ पाती कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या समझता हूँ। सुधा कुछ नहीं बोली। चंदर कहता गया, मैं तुम्हारे मन को समझता हूँ सुधा। तुम्हारे मन ने जो तुमसे नहीं कहा वह मुझसे कह दिया। लेकिन सुधा, हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या इसलिए आए थे एक दूसरे को कमज़ोर बना दें, या हम लोगों ने स्वर्ग की ऊंचाइयों पर साथ बैठकर आत्मा का संगीत सुना इसलिए कि उसे अपने ब्याह की शहनाई में बदल दें? गलत मत समझो चंदर, मैं गेसू नहीं कि अख्तर से ब्याह के सपने देखूं। न तुम ही अख्तर हो चंदर। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए राखी के सूत से भी ज़्यादा पवित्र रही हूँ, लेकिन मैं जैसी हूँ मुझे वैसी ही क्यों नहीं रहने देते? मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, मैं पापा के पास रहूँगी। शादी को मेरा मन नहीं कहता, मैं क्या करूँ? तुम गुस्सा मत हो, दुखी मत हो। तुम आज्ञा दोगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन हत्या करने से पहले ये तो देख लो कि मेरे हृदय में क्या है। सुधा ने चंदर के पाँव को अपने हृदय से और भी जोर दबाकर कहा। सुधा, तुम एक बात सोचो, अगर तुम सबका प्यार बटोरती चलती हो तो कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है या नहीं? पापा ने आज तक तुम्हें किस तरह पाला? अब क्या तुम्हारा ये फ़र्ज़ है कि तुम अपनी बात को ठुकराओ? और एक बात और सोचो, हम पर कुछ विश्वास करके ही उन्होंने कहा कि मैं तुमसे फ़ोटो पसंद कराऊं। अब अगर तुम इनकार कर देती तो एक तरफ पापा को
तक का पहुँचेगा, दूसरी ओर मेरे प्रति उनके विश्वास को कितनी चोट लगेगी। हम उन्हें क्या मुंह दिखाने लायक रहेंगे भला? तो तुम क्या चाहती हो? मैं अपनी थोड़ी सी भावुकता के पीछे तुम सभी की ज़िंदगी चौपट करने के लिए तैयार हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या कहेंगे पापा कि चंदन ने अभी तक तुम्हें यही सिखाया था? हमें लोग क्या कहेंगे बताओ? आज तुम शादी ना करो, उसके बाद पापा हमेशा के लिए दुखी रहा करें और दुनिया हमें कहा करे, तब तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं, सुधा ने भर्राए हुए गले से कहा। तब फिर एक बात और है न सुधी, सोने की पहचान आग में होती है। लपटों में अगर उसमें और निखार आए तभी वह सच्चा सोना है। सचमुच मैंने तुम्हारे व्यक्तित्व को बनाया या तुमने मेरे व्यक्तित्व को बनाया है, ये तो तभी मालूम होगा जबकि हम लोग कठिनाइयों से, वेदनाओं से, संघर्षों से खेलें, बाद में विजयी हों। तभी मालूम होगा कि सचमुच मैंने तुम्हारे जीवन में प्रकाश और बल दिया है। अगर सदा तुम मेरी बाहों की सीमा में रही और मैं तुम्हारी पलकों की छाँव में रहा और बाहर के संघर्षों से हम लोग डरते रहे तो कायरता है। और मुझे अच्छा लगेगा कि दुनिया कहेगी मेरी सुधा जिस पर मुझे नाज था वह कायर है। बोलो, तुम कायर कहलाना पसंद करोगी? हाँ, सुधा ने फिर चंदर के घुटनों में मुंह छिपा लिया। क्या यह मैं सुधा के मुंह से सुन रहा हूँ? छी पगली, अभी तक मेरी निगाहों ने मेरे प्राणों में अमृत भरा है, मेरी सांसों ने तेरे पंखों में तूफानों की तेजी। और तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि अब सामने जो रास्ता है उसमें हम लोगों को ये सिद्ध करने का अवसर मिलेगा। सचमुच हम लोगों ने दूसरे को ऊंचाई और पवित्रता दी है। मैंने आज तक तुम्हारी सहायता पर विश्वास किया, आज क्या तुम मेरा विश्वास तोड़ोगी? सुधा, इतनी क्रूर क्यों हो रही हो आज? तुम साधारण लड़की नहीं हो, तुम ध्रुव तारा किससे ज़्यादा प्रकाशमान हो। तुम ध्रुव तारा से ज़्यादा प्रकाशमान हो। तुम ये क्यों चाहती कि दुनिया कहे सुधा भी एक साधारण सी भावुक लड़की थी और आज मैं अपने कान से सुनूं? बोलो सुधी। चंदन ने सुधा के सिर पर हाथ रखकर कहा। सुधा ने आंखें उठाई, बड़ी कातर निगाहों से चंदर की ओर देखा और सिर झुका लिया। सुधा के सिर पर हाथ फेरते हुए चंदर बोला, सुधा, मैं जानता हूँ मैं तुम पर शायद बहुत सख्ती कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा? बताओ, तुम ही पर अपना अधिकार भी जमा सकता हूँ। विश्वास करो तुम मुझ पर। सुधा, जीवन में अलगाव, दूरी, दुख, पीड़ा आदमी को महान बना सकती है। भावुकता और सुख हमें ऊंचे नहीं उठाते। बताओ तुम्हें क्या पसंद है? मैं ऊंचा उठूं तुम्हारे विश्वास के सहारे, तुम ऊंची उठो मेरे विश्वास के सहारे। इससे अच्छा और क्या है? सुख चाहो तो मेरे जीवन को एक पवित्र साधन बनाओ। सुधा, चाहो तो मेरे जीवन को एक पवित्र साधन बना दो, चाहो तो एक छिछली अनुभूति। सुधा ने गहरी सांस ली, क्षण भर घड़ी की ओर देखा और बोली, इतनी जल्दी क्या है अभी चंदर? तुम जो कहोगे मैं कर लूँगी। फिर वह सिसकने लगी, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? अभी मुझे पढ़ लेने दो। नहीं, इतना अच्छा लड़का फिर नहीं मिलेगा और उस लड़के के साथ तुम वहाँ पढ़ भी सकती हो। मैं जानता हूँ उसे, वह देवताओं सा निश्चल है। बोलो, मैं पापा से कह दूँ कि तुम्हें पसंद है? सुधा कुछ नहीं बोली। मौन का मतलब हाँ है ना? चंदर ने पूछा। सुधा ने कुछ नहीं कहा, झुककर चंदर के पैरों को अपने ओठों से छू लिया। पलकों से 2 आंसू चू पड़े। चंदन ने सुधा को उठा लिया, उसके माथे पर हाथ रख कर कहा, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को सदा ऊंचा बनाएगा। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है। फोटो उठाकर बाहर चलने लगा। कहाँ जा रहे हो? जाओ मत। सुधा ने उसका कुर्ता पकड़कर बड़ी नम्रता से कहा, मेरे पास रहो, तबीयत घबराती है। चंदर पलंग पर बैठ गया। सुधा तकिए पर सिर रखकर लेट गई। फटी फटी पथराई आँखों से जाने क्या देखने लगी। चंदर भी चुप था, बिल्कुल खामोश। कमरे में सिर्फ घड़ी चल रही थी, टिक टिक। थोड़ी देर बाद सुधा ने चंदर के पैरों को अपने तकिए के पास खींच लिया और उसके तलवों पर ओंठ रखकर उसमें मुंह छिपाकर चुपचाप लेटी रही। विनती आई, सुधा हिली भी नहीं। चंदर ने देखा वह सो गई थी। विनती ने फोटो उठाकर इशारे से पूछा, मंजूर? हाँ। विनती ने बजाय खुश होने की चंदर की ओर देखकर सिर झुका लिया और चली गई। सुधा सो रही थी। चंदर के तलवों में उसकी नरम कुंवारी सांसें गूंज रही थी।
चंदर बैठा रहा चुपचाप। उसकी हिम्मत न पड़ी कि वह हिले और सुधा की नींद तोड़ दे। थोड़ी देर बाद सुधा ने करवट बदली तो वह उठकर आंगन के सोफे पर जाकर लेट रहा, जाने क्या सोचता रहा। जब उठा तो देखा धूप डल गई। सुधा उसके सिरहाने बैठी, उसे पंखा जल रही थी। उसने सुधा की ओर एक अपराधी जैसी कातिर निगाहों से देखा। सुधा ने बहुत दर्द से आंखें फेर ली और ऊंचाइयों पर आखिरी सांसें लेती हुई मरणासन धूप की ओर देखने लगी। चंदर उठा, सोचने लगा तो सुधा बोली, कल आओगे कि नहीं? क्यों नहीं आऊँगा? चंदर बोला, मैंने सोचा शायद अभी से दूर होना चाहते हो। एक गहरी सांस लेकर सुधा बोली, पंखे की ओट में आंसू छुपा लिए। चंदर दूसरे दिन सुबह नहीं गया। उसकी थीसिस का बहुत सा भाग टाइप लेकर आ गया था और उसे बैठा वह सुधार कर रहा था, लेकिन साथ ही पता नहीं क्यों उसका साहस नहीं हो रहा था वहाँ जाने का। लेकिन मन में एक चिंता थी सुधा की। वह कल से बिल्कुल मुरझा गई थी। चंदर को अपने ऊपर कभी कभी क्रोध आता था, लेकिन मैं जानता था ये तकलीफ का ही रास्ता ठीक रास्ता है। वह अपनी ज़िंदगी में सस्तेपन के खिलाफ था, लेकिन उसके लिए सुधा की पलक का एक आंसू भी देवता की तरह था। सुधा के फूल जैसे चेहरे पर उदासी की एक रेखा भी उसे पागल बना देती थी। सुबह पहले तो वह नहीं गया, बाद में स्वयं उसे पछतावा होने लगा। अब वह अधीरता से 5 बजने का इंतज़ार करने लगा। 5 बजे वह साइकिल लेकर पहुंचा। देखा सुधा और विंती दोनों नहीं हैं। अकेले डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में बैठे हैं। चंदर गया। आओ, सुधा ने तुमसे कह दिया उसे पसंद है? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। हाँ, उसे कोई इतराज़ नहीं है, चंदर ने कहा। मैं पहले से जानता था। सुधा मेरी इतनी अच्छी है, कितनी सुशील है, वह मेरी इच्छा का उल्लंघन तो कर ही नहीं सकती। लेकिन चंदर, कल से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। बताओ इससे क्या फ़ायदा? मेरे बस में क्या है? मैं उसे हमेशा तो रख नहीं सकता। लेकिन आज सुबह खाते वक्त वह बैठी भी नहीं मेरे पास। बताओ, उसका गला भराया। बताओ मेरा क्या कसूर है? चंदर चुप था। कहाँ है सुधा? चंदर ने पूछा। गैरेज में मोटर ठीक कर रही है। मैं इतना मना किया कि धूप में तप जाओगी, लू लग जाएगी, लेकिन मानी नहीं। बताओ इस झल्लाट में मुझे कैसा लगता है? वृद्ध पिता की कातर स्वर में डॉक्टर ने कहा, जाओ चंदर, तुम ही समझाओ, मैं क्या कहूँ। चंदर उठकर गया। मोटर गैरेज में काफ़ी गर्मी थी, लेकिन बिनती वहीं एक चटाई बिछाए पड़ी सो रही थी और सुधा इंजन का कवर उठाए मोटर साफ करने में लगी थी। बिनती बेहोश हो रही थी। तकिया चटाई से हटकर ज़मीन पर चला गया और छोटी फर्श पर सोई हुई नागिन की तरह पड़ी थी। बिनती का एक हाथ छाती पर था, एक हाथ ज़मीन पर। आंचल न रहकर चादर बन गया था। चंदर के आते ही सुधा ने मुँह फेर कर देखा। चंदर आओ। क्षीण मुस्कुराहट उसके होठों पर दौड़ गई, लेकिन इस मुस्कुराहट में उल्लास लुट चुका था। रेखाएं बाकी थीं। सहसा उसने मुड़कर देखा। बिनती, अरे कैसे घोड़ा बेचकर सो रही है? उठ, चंदर आए हैं। बिनती ने आंखें खोली, चंदर की ओर देखा। लेटे ही लेटे नमस्ते किया और आंचल संभाल कर फिर करवट बदल कर सो गई। बहुत सोती है कमबख्त, सुधा बोली। इतना कहा जिससे कमरे में जाकर पंखे में सो, लेकिन नहीं, जहाँ दीदी रहेगी वहीं यह भी रहेगी। मैं गैरेज में हूँ तो ये कैसे कमरे में रहे? वहीं मरेगी जहाँ मैं मरूंगी। तो तुम क्यों गैरेज में थी? ऐसी क्या ज़रूरत थी अभी ठीक करने की? चंदन ने कहा, लेकिन कोशिश करने पर भी सुधा को आज डांट नहीं पा रहा था। पता नहीं कहाँ पर क्या टूट गया था। नहीं चंदर, तबीयत ही नहीं लग रही थी। क्या करती? क्रोशिया उठाई, वह भी रख दी। कविता उठाई, वह भी रख दी। कविता वगैरह में तबीयत नहीं लगती। मन में आया कोई कठोर काम हो, कोई नीरस काम हो, लोहे लक्कड़ पीतल फौलाद का हो तो मन लग जाए। चलो आई मोटर ठीक करने। तो चली आई मोटर ठीक करने। क्यों, कविता में भी तबीयत नहीं लगी? ताज्जुब है, गेसू के साथ बैठकर तुम तो कविता में घंटों गुजार देती थी। चंदर बोला, उन दिनों शायद किसी को प्यार करती रही हूँ, तभी कविता में मन लगता था। सुधा उस दिन की पुरानी बात याद करके बहुत उदास हंसी। अब प्यार नहीं करती होंगी, अब तबीयत नहीं लगती। बड़ी फीकी, बड़ी बेजार, बड़ी बनावटी लगती हैं ये कविताएं। मन के दर्द के आगे सभी फीकी हैं। और फिर वह उन्हीं पुर्जों में डूब गई। चंदर भी चुपचाप मोटर की खिड़की से टिक कर खड़ा हो गया। चुपचाप कुछ सोचने लगा। सुधा ने बिना सिर उठाए झुके ही झुके एक हाथ से एक तार लपेटते हुए कहा,
चंदर, तुम्हारे मित्र का परिवार आ रहा है इसी मंगल को, तैयारी करो जल्दी। कौन परिवार सुधा? हमारे जेठ और सास आ रही हैं इसी बैसाखी हमें देखने। उन्होंने तिथि बदल दी है तो अब 6 दिन ही रह गए हैं। चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद सुधा फिर बोली, अगर उचित समझो तो कुछ क्रीम पाउडर ले आना, लगाकर गोरे हो जाएं, शायद पसंद आ जाएं। क्यों, ठीक है ना? सुधा ने बड़ी विचित्र सी हंसी हंस दी। सिर उठाकर चंदर की ओर देखा। चंदर चुपचाप था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी पीड़ा थी। उसके माथे पर बहुत ही करुण छां थी। सुधा ने कबर गिरा दिया और चंदर के पास जाकर बोली, क्यों चंदर, बुरा मान गए हमारी बात का? क्या करे चंदर, कल से हम मजाक करना भी भूल गए। मजाक करते हैं तो व्यंग बन जाता है, लेकिन हम तुमको कुछ नहीं कह रहे थे चंदर, उदास न हो। बड़े ही दुलार से सुधा बोली, अच्छा हम कुछ नहीं कहेंगे। और उसने अपना आंचल संभालने के लिए हाथ उठाया। हाथ में कालौच लग गई थी। चंदर समझा मेरे कंधे पर हाथ रख रही है सुधा। वह अलग हटा तो सुधा अपने हाथ देखकर बोली, घबराओ ना देवता, तुम्हारी उज्जवल साधना में कालिक नहीं लगाऊंगी। अपने आंचल में पोंछ लूँगी। और सचमुच आंचल में हाथ पोंछ कर बोली, चलो। चंदर अंदर बैठे। बिनती उठ बिलैया कहीं की। चंदर को सोफे पर बैठाकर उसी की बगल में सुधा बैठ गई और अंगुलियां तोड़ते हुए कहा, चंदर सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे सिर में दर्द नहीं होगा तो क्या, इतनी तपिश में मोटर बना रही थी। पापा कितने दुखी हो रहे थे आज। तुम्हें इस तरह करना चाहिए, फिर फ़ायदा क्या हुआ? ना ऐसे दुखी किया, वैसे दुखी कर लिया। बात तो वही रही ना, तारीफ तो तब भी थी। तुम अपनी दुनिया में अपने हाथ से आग लगा देती और चेहरे पर सिकन ना आती। अभी तक दुनिया की सभी ऊंचाई समेट कर भी बाहर से वही बचपन कायम रखा था तुमने। अब दुनिया का सारा सुख अपने हाथ से लुटाने पर भी वही बचपन, वही उल्लास क्यों नहीं कायम रखती? बचपन, सुधा हंसी, बचपन अब खत्म हो गया चंदर। अब मैं बड़ी हो गई। बड़ी हो गई कब से? कल दोपहर से चंदर। चंदर चुप। थोड़ी देर बाद फिर स्वयं सुधा की बोली, नहीं चंदर, 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगी, तुम घबराओ मत। मैं मृत्यु सैया पर भी होऊंगी तो तुम्हारे आदेश पर हंस सकती हूँ। और फिर सुधा गुमसुम बैठ गई। चंदर चुपचाप सोचता रहा और बोला, सुधी मेरा तुम्हें भी ध्यान नहीं। सुधी मेरा तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं है, और किसका है? चंदर, तुम्हारा ध्यान ना होता तो देखती मुझे कौन झुका सकता था। आज से सालों पहले जब मैं पापा के पास आई तो मैंने कभी न सोचा था कि कोई भी होगा जिसके सामने मैं इतना झुक जाऊंगी। अच्छा चंदर, मन बहुत उचट रहा है, चलो कहीं घूम आए, चलोगे? चलो, चंदर ने कहा। जाएं, बिनती को जगा लाएं, वह कमबख्त अभी पड़ी सो रही है। सुधा उठकर चली गई। थोड़ी देर में बिनती आंख मलते बगल में चटाई दाबे आई। फिर बरामदे में बैठकर ऊँघने लगी। पीछे पीछे सुधा आई, चोटी खींचकर बोली, चल तैयार हो, चलेंगे घूमने। थोड़ी देर में तैयार हो गए। सुधा ने जाकर मोटर निकाली और बोली चंदर से, तुम चलाओगे या हम? आज हम ही चलाएं। चलो किसी पेड़ से लड़ा दे मोटर आज। अरे बाप रे, पीछे बिनती चिल्लाई, तब हम नहीं जाएंगे। सुधा और चंदर दोनों ने मुड़कर उसे देखा और उसकी घबराहट देखकर दंग रह गए। नहीं, मरेगी नहीं तू, सुधा ने कहा और आगे बैठ गई। बिनती, तू पीछे बैठेगी? सुधा ने पूछा। न भैया, मोटर चलेगी तो मैं गिर जाऊंगी। अरे कोई मोटर के पीछे बैठने के लिए थोड़े कह रही हूँ। पीछे की सीट पर बैठेगी? सुधा ने पूछा। ओह, मैं समझी तुम कह रही हो कि पीछे बैठने के लिए, जैसे बग्घी में साइस बैठते हैं। हम तुम्हारे पास बैठेंगे, बिनती ने मचल कर कहा। अब तेरा बचपन इठला रहा है बिल्ली कहीं की, चल आ मेरे पास। बिनती मुस्कुराती हुई जाकर सुधा के बगल में बैठ गई। सुधा ने उसे दुलार के पास खींच लिया। चंदर पीछे बैठा तो सुधा बोली, अगर कुछ हर्ज ना समझो तो तुम भी आगे आ जाओ, या दूरी रखनी हो तो पीछे की बैठो। चंदर आगे बैठ गया, बीच में बिनती, चंदर उधर सुधा। मोटर चली तो बिनती चीखी, अरे मेरे मास्टर साहब। चंदर ने देखा बिसारिया चला आ रहा है, आज नहीं पढ़ेंगे, चंदर ने चिल्लाकर कहा। सुधा ने मोटर रोकी नहीं। चंदर को बेहद अचरज हुआ जब उसने देखा कि मोटर पम्मी के बंगले पर रुकी। अरे यहाँ क्यों? चंदर ने पूछा। यूं ही, सुधा ने कहा, आज मन हुआ कि मिस मम्मी से अंग्रेजी कविता सुने। क्यों? अभी तो तुम कह रही थी कविता पढ़ने में आज तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा। तुम कहो चंदर, तुम कुछ कहो मत चंदर, आज मुझे जो मन भाए कर लेने दो। मेरा बहुत सिर दर्द कर रहा है, मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं सकती। क्या करूं?
चंदर तुमने अच्छा नहीं किया। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे चल दिया। सुधा के पीछे पीछे कुछ संकोच करती हुई बिनती आ रही थी। पम्मी बैठी कुछ लिख रही थी। उसने उठकर सबों का स्वागत किया। वह कोच पर बैठ गई। दूसरी पर सुधा, चंदर और बिनती। सुधा ने बिनती का परिचय पम्मी से कराया। पम्मी ने बिनती से हाथ मिलाया तो बिनती जाने क्यों चंदर की ओर देखकर हंस पड़ी, शायद उस दिन की घटना की याद में। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। और आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा